हेलो लेवल वन कैंडिडेट्स, टुडे इज 1 अगस्त एंड एज प्रॉमिस्ड कि हम लोग 1 अगस्त ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सेट्स सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पे एक्सटेंसिवली फोकस करेंगे. सो प्लान इज टू ब्रिंग अबाउट 5 to 7 वीडियोस, 5 to 7 क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस. मतलब एक 7th और या 8 अगस्त तक क्वेश्चन सेट्स कराएंगे एंड उसके बाद आपको भी फ्री कर देंगे क्योंकि आपके माइंड्स को भी थोड़ा एक ब्रीदर चाहिए सो दैट आपके एग्जाम डे पे एफिशिएंसी इंप्रूव हो. लेट्स सी, एक बार 5 7 वीडियोस क्वेश्चन सीरीज लेके आने के बाद एंड इफ यू फील कि सर और भी ये सारे टॉपिक्स भी कवर कीजिए, देन वो हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे. अभी तो क्वेश्चन सेट्स करने का पूरा फोकस है. एंड क्वेश्चन सेट इस तरीके से डिजाइंड है कि जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर्ड हैं. तो उसी के हेल्प से हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, इसलिए ये बूस्टर सीरीज है. राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी द बूस्टर 1. इसके बाद जो क्वेश्चन सेट आएगा वो होगा बूस्टर 2. मैं मेरे एंड से पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि यार एग्जाम आने के पहले आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मेंटेन हो जाए, बूस्ट हो जाए. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सीरीज इज द बूस्टर सीरीज. सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द क्वेश्चंस. ठीक है, मार्किंग कर देंगे कि ये फिक्स्ड इनकम का है, ये कॉर्पोरेट इशू का है, ये इको का है, क्वांट्स का है, वगैरह वगैरह. ठीक है, चलिए. सो क्वेश्चन सीरीज को क्रैक करते हैं. आप लोग को भी कैल्सी ऑल दैट लेके बैठना है, देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको भी एग्रेसिवली करना पड़ेगा. अगस्त कैंडिडेट्स, नवंबर कैंडिडेट्स जिनका मेजोरिटी टॉपिक्स हो गया है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी. Kimberwick Technologies reported the following information for the year ending December 31. डेटा अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स का फिगर है, कैश एक्सपेंसेस, कैश इनपुट, कैश टैक्सेस, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, डेप्रिसिएशन, एंड उसके बाद देख के रखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. इतना देख के लग रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा कि यार प्लीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. राइट, लेट्स सी. इफ द कैश बैलेंस इंक्रीज्ड $13,000 ओवर द ईयर, ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज क्लोजेस्ट टू. तो सीएफओ निकालना है. सीएफओ निकालने के दो तरीके हैं. ये क्वेश्चन को देखते हुए दो तरीके से आप निकाल सकते हो. एक तो अगर आप फुल फ्लेश सर वैसा मेरे को करना है कि ये नेट सेल्स की है 50,000, तो 50,000 में से मैं माइनस करूंगा 3,250 जो कैश एक्सपेंस है, क्योंकि अपने को कैश में पहुंचना है तो सारा कैश रिलेटेड चीज को ही प्लस माइनस कर रहा हूँ. माइनस करूंगा कैश इनपुट्स, ये शायद कुछ परचेजेस होगा. राइट, फिर उसके बाद माइनस करेंगे टैक्सेस. ओके, कितना आ रहा है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करेंगे क्या? नहीं सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नॉन कैश है, उसको कंसिडर ही क्यों करना है. राइट, तो 50,000 माइनस 3,250 माइनस 17,000 माइनस 7,000, कितना आ रहा है? 22,750. 22,750. फिर अपने को बाद में पता चला कि यार ये जो सेल्स का फिगर था ना, ये सेल्स का फिगर में ना ₹500 ऐसा सेल्स था जो क्रेडिट पे था. मतलब वो कैश में था ही नहीं, वो पैसा आया हुआ ही नहीं है. लेकिन हमने कैश तो निकालते वक्त तो इसको कंसिडर कर दिया है 500 को. राइट, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल्स. कितना? 500. तो ये कितना आया? 22,250. ये बन गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. 22,250. सी इज द आंसर. नहीं नहीं सर, मेरे को तो अलग तरीके से करना है. वो अलग तरीका क्या है? देखो नीचे लिखा हुआ, इफ द कैश बैलेंस इंक्रीज $13,000 ओवर द ईयर. लास्ट ईयर कुछ कैश बैलेंस था एंड इस साल जो कैश बैलेंस है, तो इस साल का कैश बैलेंस माइनस लास्ट ईयर का कैश बैलेंस 13,000 आ रहा है. एंड 13,000 को अगर ब्रेक करेंगे, तो 13,000 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो तीन पार्ट्स में ब्रेक होता है. एक सीएफओ, एक सीएफआई और एक सीएफएफ. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को नेट चेंज मिल जाता है ना. राइट, लास्ट ईयर सपोज 100 था कैश कैश बैलेंस, इस साल 120 हो गया, तो कितना चेंज हो गया सर? 20 का चेंज. ये 20 का चेंज कहां पे अपोर्शन करेंगे सर? तीन कैश फ्लोज में अपोर्शन करेंगे. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग.
जिसमें से आपको देखो दे दिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देके रखा हुआ है -5,000 एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आपको देके रखा हुआ है -4,250। क्या हम ये आराम से निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, राइट? क्या करना है, चलो मैं वैसा इजी कर देता हूँ। ये देखो, CFO प्लस CFI प्लस CFF इज इक्वल टू 13,000। इसमें से ये दोनों फिगर्स तो देके रखा हुआ है, तो देयरफॉर CFO इज इक्वल टू, ये माइनस में है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वहां पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी माइनस में है तो वहां पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऑब्वियसली ये वाला सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सबको आता है। तो सर 13,000 प्लस 5,000 प्लस 4,250, देखो 22,250, जैसे भी कर लो 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a principal agent conflict is most likely to occur between principal agent, right? फीलिंग क्या आ रहा है? प्रिंसिपल मतलब मालिक टाइप, एजेंट मतलब जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है, राइट? तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में दिखता है? सर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखा है कि यार सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल एजेंट वो किसके बीच में दिखता है? शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर्स हैं, प्रिंसिपल, एंड जो कंपनी को रन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, उनको शेयर होल्डर्स के हिसाब से रन करना पड़ेगा, राइट? मैनेजमेंट, राइट? लेकिन कभी कभार ये होता है कि यार मैनेजमेंट जैसा शेयर होल्डर्स चाह रहा है वैसा रन नहीं करता है, द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट आर नॉट अलाइन, तो वहीं पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, मतलब शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। बी, इनफैक्ट मैंने कहा था मार्किंग कर देंगे, तो ये वाला तो आपका FS है। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन कॉर्पोरेट इशूर का है। कॉर्पोरेट इशूर के अंदर भी कौन सा चैप्टर सर? गवर्नेंस वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3, a financial firm employs machine learning to model its risk exposure. Okay, machine learning को use कर रहा है to model its risk exposures. Okay, the machine identifies the number of risk relationship in the input data, but the firm's management believes some of these relationships are spurious. एक सेकेंड, फर्म को क्या फाइंड आउट करना है कि यार कौन से रिस्क हैं जो फर्म को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक मॉडल यूज कर रहा है। इमेजिन करो ना, रिग्रेशन, y इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट x1। आपके लेवल 1 में तो सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही है जहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। वैसे अपन मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, कि यार कौन से रिस्क फैक्टर्स फर्म को अफेक्ट करेंगे। तो देखने में क्या आ रहा है, देखो बट से पढ़ो तो, बट द फर्म्स मैनेजमेंट बिलीव सम ऑफ दिस रिलेशनशिप्स आर स्प्यूरियस। जो मॉडल है ना मशीन लर्निंग, वो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले रहा है जिसका वाई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्प्यूरियस है, राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है ना, मशीन लर्निंग, वो क्या कर रहा है, जो नॉइज है ना, नॉइज, उसको भी ट्रू पैरामीटर्स समझ रहा है। जो नॉइज है जिसको मॉडल में नहीं लेना चाहिए था, उसको इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके ले रहा है। आप ऐसा समझो रिग्रेशन का नॉलेज लेके, राइट? ये प्रॉब्लम कोई ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम कहते हैं। ओवरफिटिंग का मतलब जहां पे नॉइज इज ट्रीटेड एज ट्रू पैरामीटर्स। अंडर फिटिंग का मतलब जहां पे ट्रू पैरामीटर्स जिसको मॉडल में लेना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडल में लेना चाहिए था, लेकिन हमने उसको नॉइस ट्रीट किया एंड इग्नोर कर दिया। जहां पे ट्रू पैरामीटर्स आर कंसिडर एज नॉइस अंडर फिटिंग, एंड ओवर फिटिंग में नॉइज इज कंसिडर्ड एज ट्रू पैरामीटर्स ओवर फिटिंग, राइट? फिर से पढ़ो, a financial firm employs machine learning to model its risk exposures. The machine identifies a number of risk relationships in the input data, input independent variables, ऐसा समझो। बट द फर्म्स मैनेजमेंट बिलीव सम ऑफ दिस रिलेशनशिप आर स्प्यूरियस, मतलब यार मशीन लर्निंग कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी ले रहा है जो काम के नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं नॉइस को ट्रू पैरामीटर्स समझ रहे हैं, राइट? इसका मतलब इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ये जो ऑप्शन बी है ना, ट्रीट्स ट्रू पैरामीटर्स एज नॉइज, ये है आपका अंडरफिटिंग। तीसरा बोल रहा है मशीन लर्निंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स इनफ, राइट? इसीलिए तो ब्लैक बॉक्स कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा। सर ये कहां पे करते हैं हम लोग? ये हम लोग क्यूएम में करते हैं। क्यूएम का लास्ट टॉपिक बिग डेटा। क्वेश्चन नंबर 4, the initial market value of the portfolio was $1 lakh. 1 year later, the portfolio was valued at $90,000. शुरू में 1 लाख था, 1 साल के बाद 90,000 हो गया, तो 10,000 गिर गया। परसेंटेज टर्म्स में बोले तो 10% गिर गया। एंड 2 years later 99,000 हो गया। ओके, द ज्योमेट्रिक मीन एनुअल रिटर्न एक्सक्लूडिंग एनी डिविडेंड इनकम इज क्लोजेस्ट टू। ओके,
ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अपने को, तो हैबिट ये है कि सर रिटर्न्स आप दे दीजिए, हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, फैक्टर इनटू फैक्टर टू द पावर 1/n करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने को पहले तो रिटर्न्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रिटर्न्स मैन्युफैक्चर करना तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट हुआ था 1 लाख से, 1 लाख से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक साल के एंड में वैल्यू हो गया 90,000, कहने से 10% गिरा, तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न इज -10%। फिर सेकेंड ईयर के एंड में ये 90,000 का बन गया 99,000, कहने से 10,000 बढ़ा। परसेंटेज टर्म्स में अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू इनटू 100, राइट। एंडिंग वैल्यू कितना था 99 के, बिगनिंग वैल्यू क्या था 90 के, तो 9 डिवाइड बाय 90 10%। अरे ऑगस्ट कैंडिडेट समझ में आ रहा होगा, राइट। 0 से 1 का रिटर्न निकालना है तो फर्स्ट ईयर का एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू इनटू 100। अब सेकंड ईयर का रिटर्न निकालना है तो यार सेकंड ईयर का एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू, सेकंड ईयर के एंड में बिगनिंग वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट ईयर का एंडिंग, राइट। तो 99 के माइनस 90 के डिवाइड बाय 90 के इंटू 100 किया तो 10% आया। तो अगर इसको मेरे को वैसे आप लोग के स्टाइल में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखूंगा ईयर्स 1-2 और यहाँ पे रिटर्न। फर्स्ट ईयर का रिटर्न नेगेटिव था -10%, सेकेंड ईयर का रिटर्न पॉजिटिव था 10%। निकालो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फैक्टर। तो पहले साल का फैक्टर -10% का फैक्टर होता है 0.9 इंटू सेकेंड ईयर का फैक्टर इज 1.10 टू द पावर, सिंस दो वेरिएबल है तो यहाँ पे कर दूंगा हाफ, -1 इंटू 100। चलो 0.9 इंटू 1.1 पावर हाफ -1 इंटू 100, तो यार -0.5%। ए इज द आंसर, राइट। ऐसे ही एक्यूरेसी आपको रखना एग्जाम में, इनफैक्ट इससे भी फास्टर, क्योंकि यहाँ पे तो मैं समझा भी तो रहा हूँ आपको, राइट। वहां पे तो आपको जस्ट एनकाउंटर करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इनफैक्ट एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी किसका है सर, क्यूएम का। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट इन्फॉर्मेशन। स्पॉट रेट देके रखा हुआ है यूएसडी पर यूरो, 1 ईयर रिस्कलेस यूएसडी का रेट। फीलिंग है सर, एक साल का डॉलर का रेट देके रखा हुआ है, एक साल का यूरो का रेट देके रखा हुआ है, और यूएसडी स्लैश यूरो मतलब यूरो का स्पॉट रेट देके रखा हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द 1 ईयर आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अगर आपने एपिसोड्स देखा है, जो एपिसोड्स चल रहा था उसमें भी अपन ने फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हो देखा था। तो फॉरवर्ड रेट निकालना है डॉलर स्लैश यूरो, फॉर्मूला इज स्पॉट रेट डॉलर स्लैश यूरो इंटू पीरियोडिक फैक्टर, पीरियोडिक फैक्टर किसका, डॉलर का, डिवाइड बाय पीरियोडिक फैक्टर किसका, यूरो का। चलो अब करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। स्पॉट रेट कितना है सर, 1.3382 इंटू यूएसडी का रेट कितना है 2.5%, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1.025, डिवाइड बाय यूरो का रेट कितना है 3.5%, 1.035। चलो सॉल्व करो, 1.3382 into 1.025 divide by 1.035, 1.3253, 1.3253, B is the answer। नीडलेस टू से ये कौन से टॉपिक का है, करेंसी वाला टॉपिक, इकोनॉमिक्स का। पानी पी लेता हूँ यार। क्वेश्चन नंबर 6, a company is most likely to be viewed as having a poor liquidity compared to its industry if it has। पुअर लिक्विडिटी कौन से केस में होगा, ऑप्शन नंबर ए लोअर करंट रेशियो, लो करंट रेशियो। यस सर, करंट रेशियो तो हम चाहते हैं कि सर हायर द बेटर हो, लेकिन अगर करंट रेशियो कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। पुअर लिक्विडिटी है तभी तो करंट रेशियो कम है, तो इज द आंसर। अब एक सेकंड, जो कोई बी देखेगा ना, बी लो डेज ऑफ पेबल्स, एग्जाम हॉल में मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कैंडिडेट को लगेगा सर लोअर डेज ऑफ पेबल्स है, एक सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स को फास्ट पेमेंट किया जा रहा है तभी तो लो डेज ऑफ पेबल्स है। तो अगर क्रेडिटर्स को बहुत ही जल्दी जल्दी पे किया जा रहा है इसका मतलब सर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है ना फ्यूचर में। अगर कंपनी क्रेडिटर्स को फटाफट पे कर रहा है, कैश एंड ऑल दैट दे रहा है, तो कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है सर, किसी को ऐसा लगेगा और वो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होगा, राइट। मैं एक सेकंड आपको समझा देता हूं, लो डेज ऑफ पेबल्स है इसका मतलब सर कंपनी आगे जाके लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिनेरियो 1, कंपनी का कैश फ्लोज बहुत सॉलिड है,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत सॉलिड है, सेल्स वगैरह बहुत सॉलिड हो रहा है, इसीलिए कंपनी अपने पेबल्स को जल्दी जल्दी दे रहा है। तो ये वाले केस में जहां पे मैंने सामने से बोला कि सर कंपनी का कैश फ्लो बढ़िया है, राइट, इसके वजह से कंपनी क्या कर रहा है, अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पे कर रहा है, तो कंपनी को थोड़ी लिक्विडिटी क्रंच होने वाला है, राइट। हाउएवर सिनेरियो टू, सर अगर मतलब कंपनी का सेल्स एंड ऑल दैट इतना अच्छा नहीं है, कैश फ्लोस खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को बहुत जल्दी पे कर रहा है, तो जाके कंपनी के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लो डेज ऑफ पेबल्स दोनों सिनेरियो मैंने बोल दिया, उसमें से एक सिनेरियो अगर हुआ तो जाके कंपनी के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो लो डेज ऑफ पेबल्स है, इसका मतलब पक्का लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है, राइट, इसीलिए बी इज रॉन्ग। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का अपन बात कर रहे हैं, तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, an analyst is forecasting market share for the top 3 firms which make up 90% of the market share in a given market। okay, क्या निकालना है, which scenario produces the highest Herfindahl Hirschman index। okay, HHI निकालना है, इकोनॉमिक्स। एंड इनफैक्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, कॉर्पोरेट इशूअर, वर्किंग कैपिटल। चलो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, तीनों सिनेरियो में अपने को एच एच आई निकालना है, तो यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ एच एच आई। आपको तो पता ही है एच एच आई कैसे निकालते हैं, जो भी मार्केट शेयर रहता है उसको पहले डेसिमल में ले लो और उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, राइट, इजी हो जाएगा। जैसे सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 में देखो फर्म का नाम है स्मिथ, उसका मार्केट शेयर है 40%। सिनेरियो 1 में ही फर्म का नाम है जोन्स, उसका मार्केट शेयर है 30%। एंड सिनेरियो 1 में फर्म है एडम्स, उसका मार्केट शेयर है 20%। अपने को एच एच आई निकालना है, तो 40% मतलब 0.4, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 30% मतलब 0.3, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 20% मतलब 0.2, इसका स्क्वायर कर दो। चलो बोलो कितना, 0.4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0.29, तो ये आ रहा है 0.29, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एच एच आई यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0.29। उसी तरीके से सिनेरियो 2 में क्या होगा, 0.35 का स्क्वायर, प्लस 0.4 का स्क्वायर, प्लस 0.15 का स्क्वायर, स्क्वायर 0.3050, 0.3050 को 31 करो। तीसरा वाला 0.3 का स्क्वायर, प्लस 0.3 का स्क्वायर, प्लस 0.3 का स्क्वायर, सिंपल है, 0.27। सिनेरियो 1 में 0.29, सिनेरियो 2 में 0.31 एंड सिनेरियो 3 में 0.27। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 0.31, दैट इज सिनेरियो 2। हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स का कैलकुलेशन पे क्वेश्चन फोकस है, कुछ नहीं, मार्केट शेयर का स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर, राइट। मार्केट शेयर को डेसिमल में ले लो क्योंकि हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स डेसिमल में आता है, राइट, वैसा। क्वेश्चन नंबर 8, Nate Kaysen is a CFO evaluating whether to take on project which requires $1 lakh initial investment। okay, शुरू में 1 लाख जाने वाला है। Kayson's required rate of return for the project is 5.75%। फीलिंग इस जो भी कैश फ्लो प्रोजेक्ट से आने वाला है ना, उसको हम लोग 5.75 से पुल करेंगे टू कैलकुलेट द एनपीवी, ठीक है, which is equivalent to the company's weighted average cost of capital। okay, after estimating the present value of all outflows and inflows, बोले जैसे ही मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सारा का सारा कैश फ्लो किया एंड उसको जब मैं माइनस किया आउटफ्लो से, एनपीवी तो ऐसे निकालते हैं, क्या दिखा केसन को, केसन डिटरमाइंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी जीरो, एनपीवी जीरो आ गया। अब आपको तो पता ही है, अगर जो रेट से हम लोग पुल करते हैं उससे अगर एनपीवी जीरो आ रहा है, मतलब वो रेट इटसेल्फ क्या है, आईआरआर है। याद है रिलेशनशिप, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि कितना है, 7.5% है। और अगर इससे एनपीवी जीरो आ रहा है, इसका मतलब IRR इज इक्वल टू 7.7, 7.5%।
लेकिन नहीं सर, हम लोग ने 7.5 से पुल किया एंड एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस आईआरआर ग्रेटर देन 7.5% होने वाला है। याद आ रहा होगा ऑगस्ट कैंडिडेट्स को, अगर हमने 7.5% से पुल किया एंड वी फाउंड दैट एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आईआरआर लेस देन 7.5% होने वाला है। याद है? सिंपल बात ये कर रहा है कि सर वो कैश फ्लो को मैंने 7.5% से पुल किया एंड एनपीवी जब कैलकुलेट करने गया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहा था तो जीरो आ गया। इसका मतलब जो रेट से मैं पुल कर रहा हूँ वही मेरा आईआरआर है। लेट्स सी क्या पूछा है। केसन डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी जीरो, full stop आगे, incorporating the $1 lakh initial investment, the internal rate of return for the project is best described as equal to 5.75%. सी, देखो जो रेट से पुल किया उससे एनपीवी जीरो आ रहा है, मतलब आईआरआर इज इक्वल टू 7.5%, राइट? इनफैक्ट जब हम लोग हमारे एपिसोड्स कर रहे थे, एपिसोड्स में भी बताए थे ये चीज, एक सम किया था हमने। कॉर्पोरेट इशूर का क्वेश्चन नंबर 9, a simple linear regression model produces the following output. Let's see. Total sum of squares, मीन रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर्ड एरर। एफ स्टैटिस्टिक पूछा है, एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या है? एफ स्टैट का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है मीन स्क्वायर्ड रिग्रेशन डिवाइड बाय मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट? तो मीन स्क्वायर्ड रिग्रेशन देके रखा हुआ है क्या? हाँ सर देके रखा हुआ है, 7115.74 डिवाइड बाय एरर का मीन देके रखा हुआ है क्या? देके रखा हुआ है 1663.46। डू इट। 7115.74 डिवाइड बाय 1663.46 कितना आ रहा है? 4.27। 4.27 तो राउंड ऑफ करें तो 4.3 डी। क्वेश्चन नंबर 10, a central bank's ability a central bank's ability to achieve its policy goals is most likely to be limited by available resources when which of the following actual rates is below its target rate? Okay, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ लेते हैं। अ सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू अचीव इट्स पॉलिसी गोल्स, सेंट्रल बैंक का क्या गोल रहता है कि सर इन्फ्लेशन जो टारगेट सेट किया हुआ है वही टारगेट में रहे, राइट? अगर वो टारगेट से नीचे है या ऊपर है तो सेंट्रल बैंक कुछ ना कुछ एक्शंस इनिशिएट करता है। वो एक्शन इट कुड बी इधर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इंश्योर करेगा कि यार जो इन्फ्लेशन टारगेट किया गया है सेंट्रल बैंक द्वारा वही इन्फ्लेशन रेट में पहुंच जाए, राइट? अगर अगर सेंट्रल बैंक ने एक्सचेंज रेट को भी टारगेट करके रखा हुआ है, अगर सेंट्रल बैंक ने, मैंने क्या बोला, एक्सचेंज रेट को भी टारगेट कर रखा है, सपोज रुपी पर डॉलर 80 होना चाहिए ऐसा सेंट्रल बैंक बोल रहा है, राइट? टारगेट कर रखा है, ये हमारा टारगेट एक्सचेंज रेट है। जबकि टारगेटिंग करना इट्स अ गुड थिंग कि बैड थिंग? ऑगस्ट कैंडिडेट्स को याद आ रहा होगा सर, टारगेटिंग करना एक्सचेंज रेट को इट्स वेरी वेरी बैड थिंग, राइट? एक्सचेंज रेट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाउएवर सपोज एक सेंट्रल बैंक ने एक्सचेंज रेट को भी टारगेट कर रखा है क्या, कि यार $1 80 होना चाहिए, राइट? हाउएवर अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, सपोज $1 81 82 83 ऐसा भाग रहा है, तो सेंट्रल बैंक टारगेट रेट में लाने के लिए क्या करेगा? सिंस डॉलर ऊपर भाग रहा है तो डॉलर को कम करना पड़ेगा, किसी भी चीज का प्राइस को कम करने के लिए उसका सप्लाई बढ़ा देना पड़ेगा। तो डॉलर को करना पड़ेगा सेल और मार्केट से रूपी को बाई करना पड़ेगा। तो एक सेकंड सुनो, सेंट्रल बैंक को डॉलर सेल करना पड़ेगा एंड सेंट्रल बैंक के पास डॉलर रिजर्व लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है ना। तो सर अगर एक्सचेंज रेट टारगेटिंग किया हुआ है एंड ये टारगेट को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड हैं, राइट? इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया हुआ है एंड इन्फ्लेशन को टारगेट रेट में लाने के लिए रिसोर्सेस यू हैव एबंडेंटली, आप कर सकते हो। लेकिन एक्सचेंज रेट के केस में सर जितना हमारे पास डॉलर रिजर्व है, मेरे वाले एग्जांपल में उसके हिसाब से अपन एक्ट कर सकते हैं। डॉलर रिजर्व आर व्हाट? लिमिटेड। वही पूछा है कि यार क्या चीज को कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक के पास जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड होगा। लेट्स सी, अ सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी to achieve its policy goal is most likely to be limited by the available resources when which of the following actual rates is below its target rate, right? यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट को टारगेट रेट में लाने के लिए ये वाले एग्जांपल में सेंट्रल बैंक को डॉलर रिजर्व्स का यूज करना पड़ेगा एंड डॉलर रिजर्व्स इज लिमिटेड। बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राइट। क्वेश्चन नंबर 11, other things equal, for a profitable company, issuing debt to repurchase outstanding stock will most likely, ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीज नेट इनकम एंड आरओई, इंक्रीज नेट इनकम बट नॉट नेसेसरली आरओई, डिक्रीज नेट इनकम विद एन इनडिटर्मिनेट, यू कैन नॉट डिटरमाइन इफेक्ट ऑन आरओई। लेट्स सी आरओई का फॉर्मूला क्या है। आरओई का फॉर्मूला इज पैट, या बोलो नेट इनकम डिवाइड बाय नेटवर्थ, राइट। अब कंपनी क्या कर रहा है, नेटवर्थ को कम कर रहा है, नेटवर्थ कंप्राइज ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेटवर्थ को कम कर रहा है कैसे, डेट को इशू कर रहा है, वो डेट से जो पैसा आया उसके हेल्प से इक्विटी को बाय बैक कर रहा है, राइट, रीपर्चेस कर रहा है। तो कहने से डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आरओई को बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आरओई को बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल रहा है। ऑप्शंस क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकल लाइंस पे बात करते हैं। सर अगर कंपनी डेट इशू कर रहा है एंड वो पैसे से इक्विटी शेयर्स को रिपर्चेस कर रहा है तो एक बात तो तय है सर, नेटवर्थ कम हो रहा है। लेकिन सर डेट के आ जाने से कहने से इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज होगा, जिसके वजह से प्रॉफिट्स भी कम होगा। तो सर प्रॉफिट्स भी तो कम होगा, नेटवर्थ भी कम होगा दिख रहा है, सर प्रॉफिट्स भी तो कम होगा क्योंकि अब इंटरेस्ट एक्सपेंस पिक्चर में आ गया जो कि प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो प्रॉफिट्स भी कम हो रहा है, नेटवर्थ भी कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट फिगर आरओई में क्या आएगा, वी कैन नॉट कॉन्क्रीटली से, राइट। तो वो सर नेट इनकम तो पक्का कम होगा, राइट, नेटवर्थ भी कम होगा एंड आरओई दोनों से बनता है, पैट बाय नेटवर्थ। तो सर आरओई का इंपैक्ट, आरओई बढ़ेगा कि गिरेगा, कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बोल पाएंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट कॉन्क्रीटली, राइट। क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि यार किसका पेस ज्यादा है। सपोज ऐसा हुआ कि नेट इनकम गिरा लेकिन नेटवर्थ जोर से गिरा, इस केस में आरओई बढ़ेगा, राइट। सिनेरियो टू, सर नेट इनकम गिरा, नेटवर्थ भी गिरा, लेकिन नेटवर्थ इतना ज्यादा नहीं गिरा जितना जो पेस से आपका नेट इनकम गिरा, अगर ऐसा हुआ तो आरओई गिरेगा। तो सर कौन सा वाला सिनेरियो है, वी कैन नॉट से क्या हुआ, नेट इनकम तो पक्का गिरेगा लेकिन आरओई क्या होगा, वी कांट से। देखो, डिक्रीज नेट इनकम विथ एन इनडिटर्मिनेट इफेक्ट ऑन आरओई, राइट। सी इज द आंसर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर मॉडिग्लियानी एंड मिलर अजम्पशन, इनफैक्ट मैं सब्जेक्ट का मार्किंग कर रहा हूं क्या, ये वाला तो इको का था, इकोनॉमिक्स, ये है आपका क्यूएम, ये है आपका इक्विटी, मॉडिग्लियानी मिलर आ गया, ये आपका कॉर्पोरेट इशूअर है। अंडर मॉडिग्लियानी एंड मिलर्स अजम्पशन एंड विथ नो टैक्सेस, नो टैक्सेस वाला केस तो आपको पता ही है, अगर नो टैक्सेस है तो क्या बोलता है मॉडिग्लियानी एंड मिलर, वो कहता है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फॉर्म, द वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज unaffected by the capital structure, A is the perfect answer, right। नो टैक्सेस के केस में याद रखना सर कैपिटल स्ट्रक्चर फर्क ही नहीं पड़ता है सर, किसी का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा है, किसी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी दोनों है, या फिर किसी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज्यादा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू बी वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म, बस वैसा। तो यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, unaffected by this capital structure, option number A। Question number 13, conditions that most likely support a high weight of debt in a company's capital structure include, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हाई डेट कब, मतलब कौन से केस में सपोर्ट करेगा, तीन ऑप्शन देके रखा हुआ है। ऑपरेटिंग इन अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, अगर एक ऐसा कंपनी है जो सिक्लिकल बिजनेस में है जहां पे कुछ टाइम पे बिजनेस पीक पे रहता है एंड कुछ टाइम पे ऑफ सीजन में सेल्स इतना ज्यादा होता नहीं है, तो वो केस में तो डेट लेना ही नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि यार अगर आप डेट लेते हो तो कहने से आपको डेट को सर्विस भी तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, और आपका बिजनेस सिक्लिकल है यार, कुछ मंथ्स आपका अच्छा सेल होता है एंड कुछ मंथ आपका बहुत ही खराब सेल होता है, तो आप डेट को कैसे सर्विस करोगे। तो आप अगर सिक्लिकल इंडस्ट्री में हो तो आपको डेट का वेट ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता।
ऑप्शन बी, यूजिंग अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। यस, कस्टमर्स लोग ने सब्सक्राइब कर लिया, अब वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सब्सक्राइब कर रहा है पैसा दे, फिर से वापस से सब्सक्राइब कर रहा है फिर से पैसा दे। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल में कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो का जो सेल्स जो रेवेन्यू का स्ट्रीम है ना, वो एक स्टेबल एंड कंसिस्टेंट है, राइट। तो अगर ऐसा है तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल वाले कंपनीज लोग हाई वेट ऑफ डेट ले सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि यार उन लोग डेट को आराम से सर्विस कर पाएंगे, राइट। सी क्या बोल रहे हैं, हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है मतलब अगेन आप बहुत ज्यादा रिस्की हो, राइट। आपका इनकम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स, तो उसमें अगर आप डेट को भी मिला दोगे तो आप फाइनेंशियली भी रिस्की हो जाओगे। आप ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज वेरी वेरी हाई, तो आपका बिजनेस रिस्क वैसे ही हाई है, उसमें अगर आप डेट ज्यादा लोगे फाइनेंशियल रिस्क भी हाई हो जाएगा, तो नॉट रिकमेंडेड। तो सी भी नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, राइट। सर कहाँ का ये, कॉर्पोरेट इशूअर बिजनेस मॉडल चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14। एन एनालिस्ट एस्टिमेट्स a stock that has a 40% probability of earning a 10% return। जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे टाइप का आता है ना, जहां पे परसेंटेज ही परसेंटेज है, 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10% रिटर्न, तो तुरंत एक कॉलम बना देने का छोटा सा प्रोबेबिलिटी का एंड दूसरा रिटर्न का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला कितना है, 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग व्हाट, 10% रिटर्न। तो मेरा तो हमेशा से हैबिट है कि मैं ना प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल दैट को ना मैं डेसिमल में लिख लेता हूँ, 0.4। उसके बाद 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 12.5% रिटर्न, वापस से 0.4, 12.5, फिर से 20% प्रोबेबिलिटी 0.2 और अर्निंग 30% रिटर्न। बात खत्म, अब मैं फ्री हो गया, राइट। अब मेरे क्वेश्चन बार बार देखने का जरूरत नहीं। क्या पूछा है, द स्टॉक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू, ओके। ये निकालने का शॉर्टकट तरीका है, वेरियंस, पहले वेरियंस निकालते हैं एंड उसके बाद एक बार वेरियंस निकल गया तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स द होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट है, क्यूएम में कराते हैं। तो पहले तो इसको रिटर्न्स को एक्स पकड़ लो, पहले मेरे को चाहिए पी एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करो। उसके बाद समेशन पी एक्स निकाल देते हैं। समेशन पी एक्स इज नथिंग बट द मीन, 10 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.4 प्लस 12.5 इंटू 0.4 प्लस कितना था, 30 इंटू 0.2, 15%। उसके बाद 15 का स्क्वायर, राइट। लेट्स डू इट ना, पहला वाला पार्ट करते हैं। 10 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 12.5 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 30 का स्क्वायर इंटू 0.2। तो ये वाला पार्ट आया कितना, 282.5 माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225। तो 282.5 माइनस 225, 57.5। लेकिन 57.5 क्या है, वेरियंस है। 57.5 का स्क्वायर रूट 7.58 समथिंग, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सी इज द आंसर। ऑगस्ट कैंडिडेट्स याद आ रहा होगा, जहां पे भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आप तुरंत नोट्स को रेफर करो, राइट, या तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चन को आप जब नेक्स्ट बूस्टर लेके आओगे ना तो वापस से एक बार रिवाइज करा देना, राइट। आई थिंक जरूरत तो पड़ेगा नहीं, आप जहां कहीं भी अटक रहे आप नोट्स को देख लोगे, आपको याद आ जाएगा, और मैं तो हिंट दे ही रहा हूँ, याद करवा ही रहा हूँ कि ऐसा करते थे करके, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टफॉल रिस्क, अगेन ये क्यूएम में करते थे। शॉर्टफॉल रिस्क का मतलब ये है कि सर जो मेरे को मिनिमम रिटर्न चाहिए, क्या चांस है कि मेरे को मिनिमम रिटर्न से भी कम मिलेगा, शॉर्टफॉल उसका चांस क्या है, राइट, उसी को शॉर्टफॉल रिस्क कहते हैं। पहला क्या है, shortfall risk is best described as the probability of a credit rating downgrade due to possible earning shortfall। credit rating downgrade इसको तो कहते हैं रेटिंग रिस्क। दूसरा क्या है, is the probability of failing to make a contractually promised payment, इसको कहते हैं default risk। थर्ड is best described as the probability that the portfolio value will fall below the minimum level at a future date, इसी को कहते हैं shortfall risk। ये कैसे कैलकुलेट एंड ऑल दैट करते हैं उसके सम्स अभी यहाँ पे सेट में है नहीं, जब आएंगे तब वो भी कर लेंगे, बहुत ईजी है।
तो अभी जस्ट आपको पूछा है कि यार शॉर्टफॉल रिस्क का मतलब क्या है। शॉर्टफॉल रिस्क इज द रिस्क यार जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से भी नीचे फॉल कर जाए, या जो मिनिमम रिटर्न है उससे भी कम अर्न कर पाए, राइट, अर्न कर ले, उसको शॉर्टफॉल रिस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। If a company wishes to become public in a way that will generate new capital to fund several large projects, okay, एक कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक होना है और पब्लिक से पैसा उठाना है, किस चीज के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए, वही लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म विल बी द मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग द कैपिटल। ऑप्शन ए कह रहे हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग आपको याद होगा, डायरेक्ट लिस्टिंग में कंपनी को सिर्फ लिस्ट किया जाता है बट कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी को कैपिटल रेज करना है, तो डायरेक्ट लिस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग हो जाएगा आपके स्टॉक एक्सचेंजेस में बट यू विल नॉट बी एबल टू रेज कैपिटल। सेकंड क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सबसे बेस्ट यार आईपीओ लेके आते हैं सर, राइट। सी क्या है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, लेकिन ये पब्लिक से पैसा उठाता है नॉट टू फंड द प्रोजेक्ट्स बट टू अक्वायर द प्राइवेट कंपनीज, राइट। तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है कि यार पब्लिक से पैसा उठाना है टू फंड द प्रोजेक्ट्स। सी क्यों रॉन्ग हुआ, समझ में आया क्या। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी पैसा उठाता है नॉट टू फंड द प्रोजेक्ट्स बट टू अक्वायर। नाम ही देखो ना, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी अक्वायर करेगा किसी प्राइवेट कंपनी से, राइट। 17। Which of the following statement about hypothesis testing is most accurate? Let's see. So rejecting a true null hypothesis is type 1 error. सबसे बेस्ट, null hypothesis is true but our test rejected it, इसी को तो type 1 error कहते हैं। A is the correct answer. hypothesis का QM है ये तो। B and C पढ़ लेते हैं। द पावर ऑफ टेस्ट, तो पहले मैं बता देता हूँ पावर ऑफ टेस्ट क्या है। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था एंड हमारे टेस्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो सही तो किया, वही पावर ऑफ टेस्ट है। क्या, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है एंड वी रिजेक्टेड इट। क्या बोल रहे हैं, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स होना चाहिए, राइट। तो ये गलत। सी, for a one-tailed test regarding the value of the parameter x, the null hypothesis would be x equal to 0 and the alternate hypothesis will be x not equal to 0. x not equal to 0 अगर हो गया इसको कहते हैं both tail test. वन टेल टेस्ट के लिए या तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा या तो लेस देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो सी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18। एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर अनअफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। गलत, एजेंसी कॉस्ट अफेक्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। और अगर आपको याद आ रहा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक, जितना ज्यादा लेवल ऑफ डेट होगा उतना ही ज्यादा एजेंसी कॉस्ट कम होगा। जितना ज्यादा डेट का लेवल ज्यादा उतना कम होगा एजेंसी कॉस्ट, राइट। हायर द लेवल्स ऑफ डेट लोअर इज द एजेंसी कॉस्ट, लोअर इज द लेवल ऑफ डेट हायर इज द एजेंसी कॉस्ट, याद रख लो। एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज विद ग्रेटर डेट, नहीं, एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज विद ग्रेटर डेट, राइट। तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यार जैसे कंपनी बहुत ज्यादा डेट लेता है तो कहने से डेट को सर्विस करना पड़ेगा। तो जो कंपनी को रन कर रहा है ना मैनेजमेंट, वो एक स्ट्रेस में आ जाता है कि यार सही तरीके से रन करते हैं, प्रॉपर कैश फ्लो जनरेट करते हैं सो एज टू सर्विस द डेट। तो उनका एफिशिएंसी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और उनका एंड शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट आर अलाइन। तो इसलिए कहते हैं कि अगर डेट का लेवल्स बहुत हाई है ना तो मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करता है, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए बोला है एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज विद ग्रेटर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19। इनफैक्ट कहां से, कॉर्पोरेट इशूअर से पहले वाला क्वेश्चन। द बूटस्ट्रैप मेथड, स्टॉप करो। बूटस्ट्रैप मेथड जैसे एग्जांपल एग्जाम में आपको आया, बूटस्ट्रैप मेथड में ये होता है कि यार हमारे पास पॉपुलेशन नहीं होता है, हमारे पास सैंपल होता है। वो सैंपल से हम लोग वापस से सैंपल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है रीसैम्पलिंग, राइट। और अगर सैंपल 10 का है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो जो वो सैंपल से वो और एक सैंपल निकालेंगे वो भी 10 का होगा, फिर और एक सैंपल, फिर और एक सैंपल, फिर और एक सैंपल, राइट। तो हम लोग सैंपल से सैंपल्स निकालते हैं ऑफ द सेम साइज, इसको कहते हैं रीसैम्पलिंग, और यही है बूटस्ट्रैप मेथड, राइट। देखते हैं क्वेश्चन का डिगिंग, देखते हैं कितना डिग किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन कम ज्यादा रखूंगा। द बूटस्ट्रैप मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इन्वॉल्व्स ड्राइंग रिपीटेड सैंपल्स फ्रॉम अ डेटा सेट ईच विद आउटलायर्स रिमूव्ड। ऐसा कुछ नहीं, ऑफ द सेम सैंपल साइज। ओरिजिनल सैंपल साइज में अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो वो सैंपल से जो एक रीसैंपल 1 निकलेगा वो भी 10 का होगा, रीसैंपल 2 निकलेगा वो भी 10 का होगा, वैसा। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
सी बोल रहा है वन ऑब्जर्वेशन रिमोट, ये होता है जैक नाइफ में करते हैं। ओके, सिंस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, खाली पूछ रहा था कि यार बूटस्ट्रैप मेथड में क्या होता है, तो मैं भी मेरे एक्सप्लेनेशन को रोक रहा हूँ। जैसे जैसे अगर आगे क्वेश्चन सेट्स में और डिक करेगा तो और डिक करेंगे हम भी। क्वेश्चन नंबर 20, एन एनालिस्ट राइट्स द फॉलोइंग अबाउट टू नेशंस, दो नेशन के बारे में कुछ ओपिनियन दिया हुआ है एनालिस्ट ने, लेट्स सी। ईस्ट डी, डी बोल रहा हूं, हैज अ स्टेट डोमिनेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमी, स्टेट डोमिनेटेड मतलब, एंड कंडक्ट्स लिटिल फॉरेन ट्रेड, लिटिल फॉरेन ट्रेड कंडक्ट करता है, अपने अंदर ही सब कुछ अंदर ही करेंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, ऑटार्की, क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। देखो, ईस्ट डी हैज अ स्टेट डोमिनेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड कंडक्ट्स लिटिल फॉरेन ट्रेड, मतलब ना ही एक्सपोर्ट करेंगे ना ही इंपोर्ट करेंगे, बस कंट्री के अंदर ही जो भी प्रोडक्शन होगा कंट्री के अंदर ही कंज्यूम करेंगे, बस किसी का जरूरत नहीं है, ऑटार्की टाइप। एंड ऑटार्की होना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मतलब ये कॉपरेटिव, कॉपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन कॉपरेशन का, नॉन कॉपरेशन का, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो ना, ना ही हम एक्सपोर्ट करेंगे ना ही हम बाहर से कुछ लेंगे, राइट। तो पहला वाला तो ऑटार्की है। ये जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, जियो पॉलिटिक्स। और इसी को नेशनलिज्म कहते हैं, राइट। सेकंड बुलेट में वेस्ट डी, अच्छा ईस्ट डी वेस्ट डी वैसा क्या हुआ, uses its large economy and geophysical resource endowment to discourage other nations from criticizing its human rights record. Okay, वेस्ट टी साइज वाइज बहुत बड़ा है, वो कंट्री के अंदर सपोज नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल है, एंड वेस्ट डी इंटरनेशनल ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अपना एक डोमिनेंस दिखा रहा है दूसरे नेशंस के ऊपर, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है लेकिन अपना डोमिनेंस भी दिखा रहा है, राइट। जता रहा है कि यार मैं कितना पावरफुल हूं, मैं हूं तो तुम लोग हो, ऐसा करके जता रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हेजेमनी का है। पहला वाला क्या है, ईस्ट डी बोलता है यार हम अपने आप में खुश है, ना ही अपने को बाहर कुछ भेजना है, ना ही बाहर वालों से कुछ चाहिए, हम कोई ट्रेड फेड कुछ नहीं करेंगे, राइट। कंडक्ट्स लिटिल फॉरेन ट्रेड, एकदम ना के बराबर टाइप और टारगेट। सेकंड वाला, मैं इंटरनेशनल ट्रेड तो कर रहा हूँ वेस्ट डी, लेकिन वो डोमिनेंस भी दिखा रहा है, दूसरे कंट्री को डोमिनेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आर्म ट्विस्ट कर रहा है एंड ऑल दैट, राइट। ये भी एक नॉन कोऑपरेटिव स्टांस है, और सेकंड वाले बुलेट को अपन हेजेमनी कहते हैं। दोनों के दोनों नॉन कोऑपरेटिव। In the in this analyst opinion, the geopolitics of both East D and West D are most accurately described as, option A बोल रहा है hegemony. Hegemony is applicable for West D. Nationalism is applicable for East D. Non-cooperation is applicable for both. C is the answer. Important question. Question number 21. An analyst gathered the following data about the company. Let's see. ये तो FSA का है. Collections from customers 5,000, depreciation 800, cash expense including taxes 2,000, tax rate 30%, net cash increased by 1,000. Okay. If the inventory increases over the period by $800, cash flow from operations equals to. खाली क्वेश्चन डरा रहा है बहुत आसान, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, खाली कैश वाले कंपोनेंट को ले लेते हैं। कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, कलेक्शंस बोल रहा है मतलब कैश कितना आया, 5,000 आया, इसमें से माइनस करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे? नहीं सर, वो तो नॉन कैश है। कैश एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस को माइनस करेंगे? हाँ सर, 2,000 को माइनस करेंगे। 5,000 माइनस 2,000, 3,000, 3,000 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सर ये जो बोला है नेट कैश इंक्रीज, ये क्या है? नेट कैश इंक्रीज का मतलब फिलिंग कर दो, लास्ट ईयर का जो कैश बैलेंस था, सपोज 100, सपोज था 10,000, इस साल जो कैश बैलेंस हो गया 11,000, तो 11,000 माइनस 10,000 कितना? 1,000। ये 1,000 तो तीन लोग में बटेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। लेकिन अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिर्फ यार सीएफओ निकालो, ठीक है, तो इसका तो कोई सच यूज ही नहीं है, राइट। अगर इसके हेल्प से 1,000 के हेल्प से अगर मेरे को सीएफओ निकालना है, तो क्वेश्चन ने मेरे को क्या दो डिटेल्स देना चाहिए था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी देना चाहिए था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, राइट।
एंड ये जो लास्ट लाइन है, इफ द इन्वेंट्री इंक्रीजेस ओवर द पीरियड बाय 800, सर इसको आपने एडजस्ट क्यों नहीं किया? मैं क्यों करूं? क्योंकि मैं तो कैश वाली चीज ले रहा हूं ना। अगर मैं सीओजीएस वगैरह इन्वेंट्री वगैरह को भी कंसिडर करता तो जाके मैं बाद में इन्वेंट्री कंपोनेंट माइनस करता, लेकिन यहाँ पे मैं इन्वेंट्री को ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली कितना कलेक्शन आया कैश माइनस कितना कैश खर्चा हुआ, बस सीएफओ आ गया, राइट? तो ये 800 भी इररिलेवेंट है, 1000 भी इररिलेवेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स, ये हम लोग मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी में करते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स आर गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट रिक्वायर नो लेजिस्लेशन एंड टेंड टू ऑटोमेटिकली इंक्रीज, सही बोल रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज स्पेंडिंग एट द सेम ग्रोथ रेट एज रियल जीडीपी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? टेंड टू रेड्यूस इंटरेस्ट रेट, देखो रेड्यूस इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ये तो डेलिबरेट एक्शन हो गया। बात क्या चल रहा है? ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स, मतलब सर अगर इकोनॉमी रिसेशन में गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे कि बजट डेफिसिट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा, राइट? तो क्या होगा सर? इकोनॉमी रिसेशन में जाता है तो बजट डेफिसिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एंड इकोनॉमी बूम में चले जाएगा। बूम में चले जाएगा मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगा, उनका इनकम होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, तो जैसे ही बूम में गया तो बजट डेफिसिट कम। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है क्या आपको बजट डेफिसिट और स्टेट ऑफ इकोनॉमी का? अगर इकोनॉमी रिसेशन में गया तो बजट डेफिसिट ऑटोमेटिकली आप चले जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, और जैसे इकोनॉमी बूम में चले गया तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट गिर जाता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आना चालू हो जाता है। तो क्या बोल रहा है? चेंज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, J company is considering a new joint venture with Haiki company. ओके, जे कंपनी हाईकी कंपनी दोनों मिला के एक ज्वाइंट वेंचर ओपन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों लोग कुछ ना कुछ कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेंगे। ईच कंपनी वुड कंट्रीब्यूट $5 million टू द वेंचर इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 years। बात क्या हुआ है? जे भी 5 million, हाईकी भी 5 million कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years टू द ज्वाइंट वेंचर, बट एट द एंड ऑफ ईयर 2 जे हैज द राइट टू टर्न द फुल वेंचर ओवर टू हाईकी। जे के पास ऑप्शन है ये कि 2 साल के बाद अगर वो चाहे तो पूरा का पूरा ज्वाइंट वेंचर हाईकी कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जे हैज एन ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम द वेंचर, जे हैज अ राइट टू सेल इट स्टेक, राइट? राइट टू सेल, राइट टू सेल तो पुट ऑप्शन होता है। इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग अबेंडनमेंट ऑप्शन कहते हैं, जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप बीच में ही प्रोजेक्ट से निकल सकते हो, राइट? अबेंडनमेंट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का फीलिंग। ऑप्शन नंबर ए टाइमिंग ऑप्शन क्या कहता है? टाइमिंग ऑप्शन ये कहता है कि सर प्रोजेक्ट को आज स्टार्ट करें कि बाद में। ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन क्या कहता है कि सर फ्यूचर में अगर डिमांड अच्छा हुआ तो सेल्स प्राइस को हम बढ़ा सकते हैं क्या, या कम कर सकते हैं क्या? लेबर्स को, वर्कफोर्स को ज्यादा काम करा सकते हैं, कम काम करा सकते हैं क्या, उनका शिफ्ट बढ़ा सकते हैं क्या? ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन। अबेंडनमेंट ऑप्शन, सर हम लोग बीच में ही निकल सकते हैं क्या? यहाँ पे जे कंपनी के पास है वो ऑप्शन, अबेंडनमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following statement about return distribution is most accurate? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? विद पॉजिटिव स्क्यूनेस द मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, गलत स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है याद करो तो ये ऐसा है, अगर डायग्राम यही तो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। ये सर पॉजिटिव स्क्यूनेस है मतलब आउटलायर्स राइट साइड की तरफ है, तो मीन भी राइट साइड की तरफ ही झुका हुआ रहेगा, राइट? तो ऑप्शन ए बोल रहा है विद पॉजिटिव स्क्यूनेस द मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? इफ द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव the average magnitude of positive deviations from the mean is smaller than average magnitude of negative deviations from the mean। बाप रे, very very difficult language, very very difficult language। एक सेकंड, एग्जाम वाइज कैंडिडेट में बैठा है तो थोड़ा घबरा जाएगी, सर क्या बोलना क्या चाह रहा है। लेट्स सी, एक डेटा ले रहा हूं, 1 2 3 4, उसके बाद 40, उसके बाद 60। एक ऐसा डेटा था, एक्स एक्स सपोज 1 2 3 4 सही चल रहा था, उसके बाद डायरेक्टली 40 आ गया, उसके बाद डायरेक्टली 60 आ गया। तो कहने से ये डेटा को देखते हुए तुम आसानी से बोल पाओगे सर ये 40 और 60 आउटलायर्स दिख रहे हैं।
बस शुरू में देखो ना डेटा कैसे चल रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, सडनली 40 60, तो 40 एंड 60 आउटलायर है, राइट। अब तुम इसका एवरेज निकालो, तो समेशन एक्स एंड देन एक्स बार निकालो, समेशन एक्स बाई एन, लेट्स सी कितना होगा। 60 और 40 कितना, 100, 100 प्लस 4 104 प्लस 3 107 प्लस 2 109 प्लस 1 110, ठीक है। 100 एंड कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 110 डिवाइड बाई 6, 110 डिवाइड बाई 6, ये है आपका 110, ये है 110 डिवाइड बाई 6, कितना आ रहा है ये, 18.3। अब x माइनस एक्स बार, सबसे पहले ये जो आउटलायर्स थे ना उनका निकालते हैं, तो 40 माइनस 18.3 कितना आ रहा है, 40 माइनस 18.3 21.7, 60 माइनस 18.3 41.7। अब मेरे को ना इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो इसको मैं इंग्लिश में ऐसा बोल सकता हूं क्या, द एवरेज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन, या फिर ऐसे बोलो जो भी पॉजिटिव डेविएशन थे फ्रॉम द मीन उनका एवरेज, राइट। पॉजिटिव डेविएशन थे फ्रॉम द मीन, 40 और 60 को हमने मीन से जब माइनस किया तो पॉजिटिव डेविएशन था, इसका एवरेज निकालना है, तो क्या होगा 21.7 प्लस 41.7 डिवाइड बाई 2, निकालो। 21.7 प्लस 41.7 डिवाइड बाई 2, 31.7 आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप समझ गए कि यार जो भी पॉजिटिव डेविएशंस थे ना फ्रॉम द मीन, उसका एवरेज निकाला अपन ने, कितना आया 31.7। अब नेगेटिव डेविएशंस वाली ये 1 2 3 4 होंगे, सर एक्स कितना है 1 माइनस मीन कितना है 18.3, तो ये आएगा माइनस 17.3, 2 माइनस 18.3 ये आएगा माइनस 16.3, 3 माइनस 18.3 ये आएगा माइनस 15.3, 4 माइनस 18.3 तो ये आएगा माइनस 14.3। अब जो भी नेगेटिव डेविएशन है फ्रॉम द मीन, इसका एवरेज निकालते हैं, निकाले क्या, क्या होगा माइनस 17.3 प्लस माइनस दैट इज माइनस 16.3 प्लस माइनस माइनस 15.3 माइनस 14.3 डिवाइड बाई 4, लेट्स सी सारा का सारा प्लस ही होने वाला है, 0.3 डिवाइड बाई 4, तो यार है माइनस 15.8। अब तुम मेरे को बताओ माइनस 15.8 वर्सेस 31.7 में कौन बड़ा है। सर क्या कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर 31.7 बड़ा है, तो अगर मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पुट करना होगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि सर द एवरेज डेविएशन या फिर द एवरेज ऑफ द पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन is greater than the average of negative deviations from the mean if the data is exhibiting positive skewness, right। जो भी मीन से पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं उनका एवरेज ज्यादा होगा उनके एवरेज के मुकाबले जो मीन से नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं, राइट। अब पढ़ो बी को, if the skewness is positive, the average of the positive deviations from the mean is smaller key is greater than the average of negative deviation from the mean, right। तो बी भी रॉन्ग है, राइट। जान पूछ के मैंने डेटा पॉजिटिव स्क्यूनेस वाला लेके रखा हुआ है जहां पे आपका आउटलायर्स राइट साइड में, राइट। इसको प्लॉट करेंगे तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपका कहीं मीन आया है दैट इज 18.3, और ये आपका सपोज 1 2 3 4, और यहाँ कहीं तो है आपका 40, यहाँ कहीं तो है आपका 60, 1 2 3 4, एवरेज 18.3, और हमने देखा है पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन कहाँ पे झुकता है, राइट साइड ही झुकता है, क्योंकि राइट साइड ही तो आउटलायर्स रहते हैं, और यहाँ पे है आपका 40 60। तो ए रॉन्ग बी रॉन्ग, जाहिर सी बात है सी राइट होगा। सी क्या बोल रहा है, इफ अ रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से पढ़ना है, if a return distribution that has a positive excess kurtosis, positive excess kurtosis है मतलब tails क्या है fatter,
and the analyst uses statistical model that do not account for the fatter tails. एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में फैटर टेल्स था, बट एनालिस्ट ने फैटर टेल्स को कंसीडर नहीं किया. मतलब कहीं ना कहीं एनालिस्ट ने जो भी टेल्स में इवेंट है, जो भी एक्सट्रीम आउटकम है, उसका प्रोबेबिलिटी को कम कंसीडर किया. अगर फैटर टेल्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कहने से टेल्स में प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, बट एनालिस्ट ने वो फैटर टेल्स को कंसीडर नहीं किया. इसका मतलब एक्सट्रीम आउटकम्स जो है उसका प्रोबेबिलिटी को कम कंसीडर किया, अंडर एस्टिमेट किया. लेट्स सी. And the analyst uses statistical models that do not account for the fatter tails. The analyst will underestimate the likelihood of extreme outcomes. Perfect. सी, अच्छा सी को मैंने मार्क कर दिया. राइट, क्यूएम का. तो ये हुआ आपका बूस्टर वन. राइट. अब बूस्टर वन में तो टाइटल रखा हुआ है बूस्टर वन. पहले सोचा था एनकाउंटर वन रखूं. एनकाउंटर वन सीम्स टू बी लॉट ऑफ काइंड ऑफ ब्रूटल थोड़ा लगा मेरे को वैसा. तो ये है बूस्टर वन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किया. अब बूस्टर टू भी आएगा. ऑब्वियसली मैंने कहा है आपको 7-8 बूस्टर्स आने वाले हैं. ठीक है. तो आपका रिवीजन भी होते रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट हम करते रहेंगे. चलिए, नेक्स्ट बूस्टर वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे. ठीक. चलो, सी यू. टेक केयर. स्ट्रेस लेना नहीं है. स्ट्रेस प्लीज मत लीजिए. मेरे को कॉल आ रहा है कि सर बहुत स्ट्रेस आ रहा है. डू नॉट टेक स्ट्रेस. जितना लोगे उतना एफिशिएंसी को खराब करोगे. राइट. मैं यहाँ पे हूं ना, आप रिवाइज कीजिए. मैं यहाँ पे बूस्टर सीरीज लेके आते जाऊंगा. और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है. सम स्टूडेंट्स आर टेक्सटिंग में, मैसेजिंग में. उनके डाउट्स को भी मैं वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ. डोंट वरी. राइट. ट्रैक कर लेंगे. चलो, सी यू सून.